मित्रों, लिखावट के इस ऑनलाइन एकल कविता पाठ की सीरीज में आज हमारे साथ प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जुड़े हैं और अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं कि उन्होंने लिखावट के लिए समय निकाला और कविता पाठ के लिए अपनी सहमति दी। जितेंद्र श्रीवास्तव परिचय के मोहताज नहीं हैं। हिंदी की दुनिया में जाने माने और एकेडमिक्स में भी, हिंदी के एकेडमिक्स में भी परिचित नाम हैं। फिर भी उन पाठकों, श्रोताओं के लिए मैं उनके बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा। जितेंद्र श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की रुद्रपुर तहसील के गांव सिलहटा में जन्मे। प्रतिष्ठित कवि आलोचक जितेंद्र श्रीवास्तव ने बीए तक की पढ़ाई गांव और गोरखपुर में की, यानी कि एक भोजपुरी बेल्ट जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद वो जेएनयू आ गए और जेएनयू के से उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया, एमफिल किया और वहीं से पीएचडी की। जेएनयू की एक अपनी संस्कृति रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ डिबेट, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट। तो वो परंपरा जितेंद्र श्रीवास्तव के व्यक्तित्व और उनकी कविताओं में आपको दिखाई पड़ेंगी, उनकी झलक मिलेगी। जितेंद्र श्रीवास्तव इग्नू में प्रोफेसर हैं, लेकिन हम उन्हें पहले कवि के रूप में जानते हैं और आज उनका कवि रूप ही हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया, वो हिंदी बेल्ट से हैं, तो भोजपुरी का भी उन पर प्रभाव है, असर है और ये बताता है कि हम अपनी बोलियों से भले ही दूर हो गए हों, लेकिन एक कवि कभी अपनी बोली से दूर नहीं होता। उनकी कई किताबें हैं, कविता संग्रह हैं, आलोचना की किताबें हैं, उन पर संपादित कई किताबें हैं और उन पर ही केंद्रित लिखी गई किताबें हैं। इन दिनों हालचाल, अनभय कथा, सुंदर सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कायांतरण कवि ने कहा, ये कविता संग्रह है उनके। भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद, शब्दों में समय, आलोचना का मानुष मर्म, सर्जक का स्वप्न, विचारधारा, नए विमर्श और समकालीन कविता, उपन्यास की परिधि, रचना का जीव द्रव्य, ये आलोचना की किताबें हैं। इसके अलावा शोर के विरुद्ध सृजन, ममता कालिया का रचना संसार, प्रेमचंद स्त्री जीवन की कहानियां, प्रेमचंद दलित जीवन की कहानियां, प्रेमचंद स्त्री और दलित विषयक विचार, प्रेमचंद हिंदू मुस्लिम एकता संबंधी कहानियां। तो आप देखेंगे कि प्रेमचंद पर अलग अलग विषयों पर केंद्रित उनकी कई किताबें आलोचना की या प्रेमचंद के साहित्य को समझने और समझाने की किताबें जितेंद्र श्रीवास्तव की हैं। एक प्रेमचंद कहानी समग्र का उन्होंने संपादन किया है। इनकी प्रकाशित कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त
पत्र पत्रिकाओं, जो प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं हैं, उनमें इनके आलेख छपते रहते हैं। इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों और प्रतिष्ठित संस्थाओं में आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में 150 से अधिक आमंत्रित व्याख्यान दिए हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय ज्ञानपीठ जैसे संस्थानों में भी कई तरह का रचनात्मक काम किया है। अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, उड़िया, पंजाबी इत्यादि भाषाओं में इनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है। जितेंद्र श्रीवास्तव को प्रतिष्ठित युवा कविता पुरस्कार, जिसको हम लोग भारत भूषण अग्रवाल सम्मान से जानते हैं, उससे सम्मानित हैं। आलोचना के लिए प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान, हिंदी अकादमी की कृति सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार इत्यादि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित जितेंद्र श्रीवास्तव का आज इस मंच पर स्वागत है और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी कविताओं का पाठ करें। जितेंद्र श्रीवास्तव जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिथिलेश श्रीवास्तव जी। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, लिखावट से मैं उस समय से जुड़ा हुआ हूं जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था, और तब भी जब आप मंडी हाउस में कई जगहों पर इसका आयोजन किया करते थे, तब भी मैं वहां शामिल होता था। और फिर यह जहां आजकल लिखावट की गोष्ठी आप पिछले दिनों करते रहे, इस जगह पर भी जब आप ले आए इसे, तब भी मैं आता रहा, जुड़ा रहा। और आज इसके इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भी आकर मुझे अच्छा लग रहा है। और निश्चित तौर पर हिंदी कविता को इस महानगर में एक जगह मुहैया कराने में, एक कोना मुहैया कराने में लिखावट ने बड़ी भूमिका निभाई है। एक ऐसे समय में जब लोग तमाम तरह के दूसरे दूसरे प्रयोजनों के लिए संघर्षरत रहते हैं और करते रहते हैं, आपने कविता के लिए बड़ा काम किया। कविता को ही केंद्र में रखा, कवियों को बुलाया, सिर्फ दिल्ली के नहीं, दिल्ली से बाहर जो हिंदी कविता लिख रहे लोग हैं अलग अलग प्रांतों में, आपने, लिखावट ने उनको आमंत्रित किया दिल्ली में। और जाहिर है कि इससे हिंदी कविता की परिधि का विस्तार हुआ। और निश्चित तौर पर एक जो हिंदी की गंभीर कविता है उसका एक महत्वपूर्ण मंच है लिखावट। तो आज इसके वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर कुछ कविताएं पढ़कर मुझे संतोष का अनुभव होना ही है, और वो आरंभ से ही होना है। तो ये संतोष का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। मैं आज के लिए पहली कविता जो पढ़ रहा हूँ, ये कई मित्रों ने इस कविता को पहले भी संभव है सुना हो। ये पिछले वर्ष जो मेरा संग्रह राजकमल प्रकाशन से आया था, सूरज को अंगूठा नाम से, ये उसकी पहली ही कविता है। सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं। स्वप्न पालना हाथी पालना नहीं होता। जो शौक रखते हैं चमचों, दलालों और गुलामों का, कहे जाते हैं स्वप्नदर्शी सभाओं में, सपने उनके सिरहाने थूकने भी नहीं जाते। सपने उनके सिरहाने थूकने भी नहीं जाते। सृष्टि में मनुष्यों से अधिक हैं यातनाएं, यातनाओं से अधिक हैं सपने, सपनों से थोड़े ही कम हैं सपनों के सौदागर। सृष्टि में मनुष्यों से अधिक हैं यातनाएं, यातनाओं से अधिक हैं सपने, सपनों से थोड़े ही कम हैं सपनों के सौदागर। जो छोड़ देते हैं पीछा सपनों का ऐरे गहरे दबावों में, फिर लौटते नहीं सपने उन तक। सपनों को कमजोर कंधे
और बार बार चुंधियाने वाली आंखें रास नहीं आती। उन्हें पसंद नहीं वे लोग जो ललक कर आते हैं उनके पास, फिर छुई मुई हो जाते हैं। सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं। सपने बहुत अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं। एक अलग तरह की कविता का पाठ मैं करना चाहता हूँ। इसे कम मंचों पर मैंने पढ़ा है, लेकिन ये अलग तरह की कविता है। और लिखावट के साथ जो लोग जुड़े हैं और जो लोग इस कविता मतलब इस मंच से कविताएं सुनते हैं, उनके लिए मैं इस कविता का पाठ कर सकता हूँ। इसलिए मैं इस कविता का पाठ कर रहा हूँ। तमकुही कोठी का मैदान। हम्म, तमकुही कोठी निशानी होती महज सामंतवाद की, तो निश्चित तौर पर मैं उसे याद नहीं करता। यदि वह महज आकांक्षा होती अतृप्त दिनों में अघाये दिनों की, तो यकीनन मैं उसे याद नहीं करता। मैं उसे इसलिए भी याद नहीं करना चाहता कि उसके खुले मैदान में खोई थी प्राणों सी प्यारी मेरी साइकिल, सन 1989 की एक हंगामेदार राजनीतिक सभा में। लेकिन मैं उस सभा को नहीं भूलना चाहता। लेकिन मैं उस सभा को नहीं भूलना चाहता। मैं उस जैसी तमाम सभाओं को नहीं भूलना चाहता, जिनमें एक साथ खड़े हो सकते थे हजारों पैर, जुड़ सकते थे हजारों कंधे, एक साथ निकल सकती थीं हजारों आवाजें, बदल सकती थीं सरकारें, कुछ हद तक ही सही पस्त हो सकते थे निजामों के मंसूबे। मैं जिस तरह नहीं भूल सकता अपना शहर, उसी तरह नहीं भूल सकता तमकुही कोठी का मैदान। जिस तरह मैं नहीं भूल सकता अपना शहर, उसी तरह नहीं भूल सकता तमकुही कोठी का मैदान। वह सामंतवाद की कैद से निकलकर कब जनतंत्र का पहरुआ बन गया, शायद उसे भी पता न चला। ठीक ठीक कोई नहीं जानता किस दिन शहर की पहचान में बदल गया वह मैदान। न जाने कितनी सभाएं हुई वहां, न जाने किन किन लोगों ने की वहां रैलियां। वह जंतर मंतर था अपने शहर। वह जंतर मंतर था अपने शहर में। आपके शहर में भी होगा या रहा होगा कोई न कोई तमकुही कोठी का मैदान, एक जंतर मंतर। सायास हरा दिए गए लोगों का क्रोश वहीं आकार लेता होगा, वहीं रंग पाता होगा अपनी पसंद का। मेरे शहर में जिलाधिकारी की नाक के ठीक नीचे, उसी मैदान में रचा जाता था प्रतिरोध का सौंदर्य शास्त्र। मेरे शहर में जिलाधिकारी की नाक के ठीक नीचे, उसी मैदान में रचा जाता था प्रतिरोध का सौंदर्य शास्त्र। वह जमीन जो ऐशगाह थी कभी सामंतों की, धन्य धन्य होती थी किसानों मजूरों की चरण धूलि पाकर। समय बदलने का एक जीवंत प्रतीक था तमकुही कोठी का मैदान। लेकिन समय फिर बदल गया। लेकिन समय फिर बदल गया, सामंतों ने फिर चोला बदल लिया। अब नामो निशान तक नहीं है मैदान का। वहां कोठियां हैं, फ्लैट्स हैं। अब आम आदमी वहीं बगल की सड़क से धीरे से निकल जाता है उस ओर जहां कचहरी है। और अब आपको क्या बताना। और अब आपको क्या बताना, आप तो जानते ही हैं जनतंत्र में कचहरी मृग तृष्णा है गरीब की। अब आपको क्या बताना, आप तो जानते ही हैं जनतंत्र में कचहरी मृग तृष्णा है गरीब की। तो आज मुझे लगा कि ये कविता लिखावट के इस मंच पर पढ़ी जा सकती है, और मैंने इसका पाठ किया। एक दो प्रेम कविताएं सुनाता हूँ, फिर हम लोग लौटते हैं इधर की ओर। अभी पिछले ही दिनों अ, तद्भव में कुछ कविताएं छपी हैं, वहां से मैं दो प्रेम कविताएं सुनाता हूँ आप लोगों को। साथ। गंतव्य पर पहुंचकर ट्रेन से उतरते हुए उसने कहा मुझसे, गंतव्य पर पहुंचकर ट्रेन से उतरते हुए उसने कहा मुझसे, ध्यान से देख लो कोई चीज छूट तो नहीं रही यहाँ।
ध्यान से देख लो कोई चीज छूट तो नहीं रही यहाँ। मैंने धीरे से कहा, यहाँ एक रात छूटी है जिसमें हम साथ साथ थे, निर्विघ्न निरापद। मैं चाहता हूं ले चलूं उसे, पर कैसे। मैंने धीरे से कहा, यहाँ एक रात छूटी है जिसमें हम साथ साथ थे, निर्विघ्न निरापद। मैं चाहता हूं ले चलूं उसे, पर कैसे। उसने गौर से देखा मुझे, उसके होठों पर उभर आई एक गहरी मुस्कान। फिर मेरी आंखों में झांकते हुए कहा उसने, चलो इस रात का उजाला ले चलें, चलो इस रात का उजाला ले चलें। थोड़ा रख लो तुम अपनी पुतलियों में, थोड़ा सा मैं संजो लेती हूँ अपनी आत्मा में। मैंने शहद पगे अचरज से देखा उसे, मैंने शहद पगे अचरज से देखा उसे, निहाल हुआ प्रकृति के जादू पर, निहाल हुआ प्रकृति के जादू पर। और प्रेम कविता से पहले एक और छोटी सी कविता पढ़ता हूं, अगली प्रेम कविता से पहले। सबक। आकाश तुम्हारे सिर के ऊपर है, सिर से बहुत बहुत ऊपर। आकाश तुम्हारे सिर के ऊपर है, सिर से बहुत बहुत ऊपर। धरती तुम्हारे पैरों के नीचे है, बिल्कुल तलुओं से सटी हुई अविच्छिन्न। धरती तुम्हारे पैरों से, धरती तुम्हारे पैरों के नीचे है, बिल्कुल तलुओं से सटी हुई अविच्छिन्न। यह एक सबक है जिसे याद रखते हैं सब, यह एक सबक है जिसे याद रखते हैं सब। पर 24 कैरेट सोने सा चमक रहा यह सबक, आधा किताबी है सत्य की शाल ओढ़े। पर 24 कैरेट सोने सा चमक रहा यह सबक, आधा किताबी है सत्य की शाल ओढ़े। सच है आकाश कभी नहीं बेदखल करता, सच है आकाश कभी नहीं बेदखल करता, अपनी छाया से, अपनी तपन से, अपनी माया से। अपनी छाया से, अपनी तपन से, अपनी माया से। जबकि धरती बार बार खिसक जाती है पैरों के नीचे से, जबकि धरती बार बार खिसक जाती है पैरों के नीचे से। अगली कविता है जीवन की चूल, जीवन की चूल। जब भी गुजरता हूं उधर से, जिसे कहता था कभी तुम्हारी ओर, बड़ी हसरत से देखता हूं दरीचों को, दरीचे देखते हैं मुझको। अभी बचे हैं पहचान के चिन्ह, अभी पूरी तरह उन्हें नहीं ढक पाई है समय की धूल। कुछ पानी पानी सा है वहां, जिसे कोई और देख नहीं पाता, देखना भी नहीं चाहता शायद। असंभव सा होता है मन के पानियों में झांकना, असंभव सा होता है मन के पानियों में झांकना। देखो ना कितना समय तो बीत गया, कितना कुछ तो रीत गया। पर अदृश्य बादल हैं जस के तस, न छटे न बरसे, कोई तरसे तो तरसे, कोई तरसे तो तरसे। सुनो ना मेरी आवाज पहुंच तो रही होगी तुम तक, मुझे यकीन है तुम अब भी बांच लोगी मेरे होठों पर लिखी उस भाषा को, जिसे न मैं कह पाया न लिख पाया चिट्ठियों में कभी। सुनो ना कभी मिलो ना, सुनो ना कभी मिलो ना, मिलकर पोछेंगे समय की धूल, निकालेंगे अदृश्य सूल, बिछाएंगे एक दूसरे की राहों में फूल, कसेंगे अपने जीवन की चूल, कसेंगे अपने जीवन की चूल। तो ये था। एक और कविता पढ़ता हूँ पिछले संग्रह कायांतरण से। और आज चर्चा हो रही थी आदरणीय मिथिलेश जी से, तो उन्होंने मंगलेश डबराल जी का जिक्र किया, जो नहीं रहे पिछले दिनों कोरोना की इस महामारी में, हमारी भाषा के एक बड़े कवि।
और हम सब लोगों को बहुत प्रेम करने वाले, उन्हें मेरी एक कविता बहुत पसंद थी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस कविता का आज पाठ करूं प्रसंगवश। जब उनकी याद आ गई है तो मैं उसको पढ़ता हूँ, उस कविता को। बस 1 मिनट मैं उस कविता को अ, 1 सेकंड बस लगेगा, मैं उस कविता को सामने ले आता हूँ। या इसके बाद अगर अचानक मुझे याद आया तो मुझे लगा कि मैं इस कविता का आप पाठ। आप इत्मीनान से खोजें, कोई जल्दी नहीं है, खोजिए। जी, बस 1 मिनट। 87। इस बीच मैं बता दूं, शिवदत्त वावलकर, जी 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 जी। शेर सिंह मीना, सुरेश अनीता मीणा। श्रीवास्तव, हम्म, आदित्यनाथ तिवारी आपकी कविताएं सुन रहे हैं। और लोग सुरेश भी। सुरेश मीणा भी दिखाई दे रहे हैं। जी 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 जी। चैन हाँ, सुरेश चैन सिंह भी मीना, उनके साथ बैठे सुभाष होंगे। सुभाष कश्यप सुहास तो पहले से ही हैं। पहले से ही है जी। और शिवदत्त पुणे में हैं, पुणे में हाँ, प्राध्यापक हैं। मालूम है। जी उन्होंने आपकी पत्रिका जब निकल रही थी जी तो जी जी उन्होंने मेरे संग्रह पुतले पर गुस्सा पर लिखा था। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत समझदार हैं वो भी। बहुत ये बहुत। सारे, ये जो हाँ हमारे विद्यार्थी हैं बहुत समझदार लोग हैं। हाँ। आ, बहुत ही अच्छा। आपको ये शेर सिंह जो काम कर रहे हैं वो हाँ, प्रेमचंद की लोकप्रियता के समाजशास्त्र पर काम कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत तो अच्छा। ये मतलब अलग अलग तरह का है काम, हाँ, सारी चीजें हैं। सरकार की नजर, उस वाह, कविता का पढ़े। मैं जिक्र करूं। हाँ। क्या आप सच्चिदानंद को जानते हैं? शायद नहीं, शायद हाँ। क्या आप सच्चिदानंद को जानते हैं? शायद नहीं, शायद हाँ। वे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं थे कभी। हम्म। उन्होंने कभी ग्राम प्रधान का भी चुनाव नहीं लड़ा। अक्सर वे बाजार से लौटते हैं परिवार की उम्मीद से आधा लेकर। अक्सर वे बहुत। बाजार से लौटते हैं परिवार की उम्मीद से आधा लेकर। वैसे वे बिल्कुल आपकी तरह हैं। वैसे वे बिल्कुल आपकी तरह हैं। एक छोटी सी नौकरी, एक छोटा सा परिवार, छोटी छोटी जरूरतें, छोटे छोटे सपने। छोटी छोटी जरूरतें, छोटे छोटे सपने। कभी कभी उनमें भी जगती है पहाड़ों पर छुट्टियां बिताने की ललक। कभी कभी उनमें भी जगती है पहाड़ों पर छुट्टियां बिताने की ललक। कभी कभी उठती है चाह समुद्र किनारे रेत में दौड़ने की, दौड़ते हुए गुनगुनाने की। वे बचपन में सोचते थे रुपयों के पेड़ के बारे में। कभी कभी रुपयों की बारिश का ख्याल भी आता था मन में। अब महीने की पहली तारीख को एटीएम की बरसात से उठाकर लाते हैं, बचते बचाते कुछ कुछ लजाते, अपने हिस्से की खुशी। और अलग अलग लिफाफों में रखा जाता है दूध, सब्जी और किराने का हिसाब। अब महीने की पहली तारीख को एटीएम की बरसात से उठा कर लाते हैं, बचते बचाते कुछ कुछ लजाते, अपने हिस्से की खुशी। और अलग अलग लिफाफों में रखा जाता है दूध, सब्जी और किराने का हिसाब। जब तक एकदम जरूरी ना हो वे नहीं बैठना चाहते ऑटो या टैक्सी में। सोचते हैं जो बचेगा जुटेगा घर में। आप सोच रहे होंगे मैं क्या क्या बता रहा हूं आपको, लेकिन अब जब बात चल निकली है तब बताना उचित है। और ईमानदारी भी कि बिल्कुल मिलता जुलता सा था सच्चिदानंद का और मेरा बचपन। कि बिल्कुल मिलता जुलता सा था सच्चिदानंद का और मेरा बचपन। वैसे आपका भी कुछ अलग नहीं था हमसे। वैसे आपका भी कुछ अलग नहीं था हमसे। कभी दुख पहचानने की मशीन बने तो सच आंक लीजिएगा मेरे कहे का 100%। कभी दुख पहचानने की मशीन बने तो सच आंक लीजिएगा मेरे कहे का 100%। और आज सब्जी खरीदते हुए मिल जाए सच्चिदानंद तो अकबकाइएगा नहीं। भावुक होकर भुकार मारकर रोने मत लगिएगा। चलिए अब परेशान नहीं करूंगा। वैसे ही हैं आप बहुत ज्यादा, इसलिए मैं अभी बता देता हूं। वे कोई और नहीं बल्कि इस महादेश की भीड़ में गुम
आपके जुड़वा भाई हैं, और इसीलिए आप दोनों के प्रति सरकार का रवैया एक सा है। इसलिए आप दोनों के प्रति सरकार का रवैया एक सा है। वह न आपके बारे में सोचती है न उनके, वह न उनके बारे में सोचती है न आपके। और अब मुझे ही क्यों छोड़िएगा, कभी समय निकाल कर जरूर मिलिएगा। मैं भी तो भाई हूं आपका, बिल्कुल आप सा, सरकार की नजर में भी। तो मंगलेश जी याद आए तो ये कविता भी याद आई कि मुझे लगा कि कर देते हैं। एक और कविता पढ़ता हूं आज मैं। तुरंता हो चुकी इस दुनिया में, आज नेटवर्क जाम है, न फोन आता है न जाता है। खबरों के मामले में तुरंता हो चुकी इस दुनिया में, इस समय निजी खबरों का टोटा है। आज नेटवर्क जाम है, न फोन आता है न जाता है। खबरों के मामले में तुरंता हो चुकी इस दुनिया में, इस समय निजी खबरों का टोटा है। लेकिन यही वे पल हैं, वे घंटे, जब आप निश्चिंत हो सकते हैं, सो सकते हैं, जी सकते हैं अपने लिए, प्रिया के लिए। यही वह समय है जब बिना किसी अवरोध के आप पी सकते हैं पानी, झाड़ सकते हैं पुतलियों पर चढ़ आई विस्मृति की धूल। फोन का नेटवर्क निर्भर है मशीनों पर, होता ही रहता है जाम आए दिन। पर फोन नहीं है जीवन, पर फोन नहीं है जीवन, फिर कैसे हो जाता है जाम रिश्तों का नेटवर्क। कैसे भुला देते हैं लोग अपने कंधे पर कभी किसी के रखे प्यार भरे हाथ को, किसी की आंखों में उमड़े दुलार को। यह एक सरलीकरण हो सकता है, यह एक सरलीकरण हो सकता है, पर कुछ लोग कहते हैं जितनी तेजी से मनुष्य हुआ है सुविधा भोगी, उतनी ही तेजी से कम हुई है आत्मा में रिश्तों की आवाजाही। कुछ और लोग हैं जो सही ठहराते हैं सही गलत हर बदलाव को, और अमेरिका की ओर मुंह करके झुकते हैं कमर तक। लेकिन अमेरिकावादी नहीं है पूरी दुनिया। इस दुनिया में बहुत से युवा हैं अभी अबोध, जिन्हें होना ही है सुबोध। वे तय करेंगे अपना सच, अपना रास्ता। वे आंखें मूंद कर नहीं स्वीकार करेंगे कुछ भी। देखिए, अभी सूखी नहीं है उम्मीद की नदी, अभी बाकी हैं बहुत से लोगों में प्रतिरोध जैसी आदतें। अभी लोग इतने विवेक शून्य नहीं हुए हैं कि जान न सकें कि तमाम शक्ति के बावजूद अंतिम सत्य नहीं है अमेरिका। अमेरिका पर भारी पड़ेगी मनुष्यता की जिजीविसा। ये उन दिनों की कविता है जब बहुत सारे युद्ध चल रहे थे और बहुत सारी चीजें चल रही थी। अमेरिका को एक देश या शहर के रूप में या किसी भी दुनिया के देश या शहर को पसंद नापसंद करने का प्रश्न नहीं उठता है। ये विचारधारा का मामला है, वैचारिकी का मामला है, और एक तरह से युद्ध का और साम्राज्यवाद का विरोध है। ये जानना जरूरी रहता है कई बार। तो अ, एक और अलग तरह की कविता पढ़ता हूँ। उम्मीद। कोई किसी को भूलता नहीं, पर याद भी नहीं रखता हरदम। कोई किसी को भूलता नहीं, पर याद भी नहीं रखता हरदम। पल पल की मुश्किलें बहुत कुछ भुलवा देती हैं आदमी को। और वैसे भी जाने अनजाने चाहे अनचाहे, हर यात्रा के लिए मिल ही जाते हैं साथी। जो बिछड़ जाते हैं किसी यात्रा में विदा में हाथ उठाए, सजल नेत्रों से शुभकामनाएं देते। जरूरी नहीं कि वे मिले ही फिर जीवन के किसी चौराहे पर। फिर भी उम्मीद का एक सूत कहीं उलझा रहता है पुतलियों में। फिर भी उम्मीद का एक सूत कहीं उलझा रहता है पुतलियों में, जो गाहे बगाहे खिंच जाता है, जैसे अभी अभी खिंचा है वह सूत। एक किताब खुल गई है स्मृतियों की, याद आ रहे हैं गांव की पाठशाला के साथी, चार खाने का जांघिया पहने रटते हुए पहाड़े।
दिखाई दे रही हैं बेठन में बंधी उनकी किताबें। उन दिनों बाबूजी कहते थे, उन दिनों बाबूजी कहते थे, किताबों को उसी तरह बचा कर रखना चाहिए जैसे हम बचा कर रखते हैं अपनी देह। वे भाषा के संस्कार को मनुष्य के लिए उतना ही जरूरी मानते थे जितनी जरूरी होती हैं जड़ें किसी वृक्ष के लिए। अब बाबूजी की बातें हैं, बाबूजी नहीं। अब उनका समय बीत गया, पर बीत कर भी नहीं बीते वे। आज भी भागते दौड़ते जीवन की लय मिलाते। जब भी चोटिल होता हूँ, थकने लगता हूँ, जाने कहाँ से पहुंचती है खबर उन तक, झटपट आ जाते हैं सिरहाने मेरे। झटपट आ जाते हैं सिरहाने मेरे। आज मुझे लगा कि इस कविता को मुझे पढ़ना चाहिए। थोड़ा अलग मन था। कुछ और कविताएं मैं पढ़ता हूँ। हम लोगों के पास समय तो है अभी। हाँ, समय है। जी 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 देखिए, अभी 8:32 हो रहा है। जी जी आप 9 बजे तक पढ़ सकते हैं। जी 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 जी। अच्छा, मैं अपने आप को मैं इधर से माइक बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ये ना समझेंगे कि मैं सुन नहीं रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, वो सब रहेगा। लोगों ने अपना अपना माइक बंद किया है ताकि जी 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 नॉइज जी ना आए। जी जी, तो बिल्कुल आप बिल्कुल। पढ़ें। हाँ। जनतंत्र में जनता, एक छोटी सी कविता है। धूप तेज है, माहौल सर्द। धूप तेज है, माहौल सर्द। सन्नाटा पसरा है गांव में, सब न जाने कहाँ गए। हम्म, माँ बीमार है, मन अशांत। कभी अपने वैभव से चकित करने वाली नदी अब रेख की तरह बची है। चीजें जहां तहां बिखरी हैं, कुछ लूट रहे हैं, कुछ सहमे हैं बेतरह। अजब सा माहौल है, न आंखों में उतर रहा है रक्त, न खुलकर बह रहे हैं आंसू। अजब सा माहौल है, न आंखों में उतर रहा है रक्त, न खुलकर बह रहे हैं आंसू। और लोकतंत्र में कुछ चीजें हो रही हैं, तो एक कविता, लोकतंत्र का समकालीन प्रमेय, कविता का शीर्षक है। कल समकालीन अचानक समकालीन प्रमेय, जो हम लोग प्रमेय। रेखा हाँ। गणित में जी जी हाँ, पढ़ते हैं। प्रमेय। प्रमेय, जी जी जी, थियरम, हाँ जी। हम्म, लोकतंत्र का समकालीन प्रमेय। कल अचानक मिले रुद्रपुर में जग प्रवेश, मेरे बाल सखा हाफ पैंटिया यार। मूंछों में आ चुकी सफेदी, खुटियाई दाढ़ी से ताल मिला रही थी। अब उतनी बेफिक्री, उतना सांवरापन नहीं था जितना होता था नेहरू माध्यमिक विद्यालय में साथ पढ़ते हुए। धधाकर मिले जग प्रवेश, धधाकर मिले जग प्रवेश। खूब हंसे हमारे मन, हमने याद किया अपने शिक्षकों और सहपाठियों को। हाल चाल लिया एक दूसरे के परिवार का, और खूब प्रसन्न हुए इस बात पर कि दोनों पिता हैं दो दो बेटियों के। खूब प्रसन्न हुए इस बात पर कि दोनों पिता हैं दो दो बेटियों के। जग प्रवेश को मालूम था मेरे बारे में, बड़े भाई साहब ने बहुत कुछ बता दिया था उन्हें। वे खुश थे अपने मित्र की खुशी में। मैं भी कुछ कुछ जानता था उनके बारे में, मसलन यह कि वे कोटेदार हैं, एक राजनीतिक पार्टी के स्थानीय नेता हैं, उनकी पत्नी शिक्षिका हैं, और एक बड़ा सा घर है शहर में उनके नाम। बात बात में पता लगा जग प्रवेश विधायक होना चाहते हैं। उन्होंने खूब धन बल जुटाया है बीच के दिनों में, टिकट का प्रबंध पक्का है। उन्होंने आंकड़े इकट्ठा कर लिए हैं जातियों के, उनकी अपनी जाति के वोट हैं ढेर सारे। उनकी अपनी जाति के वोट हैं ढेर सारे। कल बहुत सारी इधर उधर की बातें करते हुए जग प्रवेश ने धीरे से कहा मुस्कुराते हुए, आपको भी मेरा साथ देना होगा भाई साहब। हम जाति भाई नहीं हैं लेकिन दोस्त हैं पुराने। हम जाति भाई नहीं हैं लेकिन दोस्त हैं पुराने।
आपके आने से बल मिलेगा, आपकी जाति का एक मुश्त वोट मिल जाएगा मुझको, आपकी जाति का एक मुश्त वोट मिल जाएगा मुझको। और मित्रों, इस तरह मैं अचानक मित्र से एक जाति में बदल गया। और मित्रों, इस तरह मैं अचानक मित्र से एक जाति में बदल गया। मैं अचरज में था कि स्कूल के दिनों में गणित में बेहद होशियार जग प्रवेश अब भाषा और रिश्तों में नए प्रमेय गढ़ रहा था। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा जो किसी दिन आपको भी मिले आपका कोई पुराना मित्र, लोकतंत्र का पहरुआ बनने को उत्सुक, विकल, और धीरे से बातों ही बातों में आपको रूपांतरित कर दे एक जाति में, और बातों ही बातों में आपको रूपांतरित कर दे एक जाति में। कुछ चीजें रहती हैं। एक बिल्कुल अलग तरह की कविता सुनाता हूँ। आजकल सर्दी जुकाम से लोग बहुत डरने लगे हैं, और न ही हो किसी को तो बेहतर है। एक कविता का शीर्षक है, एक एस्प्रिन मुझे भी दे दो। तो और इसमें एक फर्नांडो का जिक्र आएगा, जो एक बड़े विश्व कविता के एक बड़े कवि हैं, तो उनका नाम बीच में आएगा। भयंकर जुकाम से जूझते हुए आज मैंने पढ़ी फर्नांडो पेसोआ की कविता, और याद किया कि मेरे पिता को भी होता था तेज जुकाम। भयंकर जुकाम से जूझते हुए आज मैंने पढ़ी फर्नांडो पेसोआ की कविता, और याद किया कि मेरे पिता को भी होता था तेज जुकाम। वे छींकते थे तो सुन लेता था गांव के दूसरे छोर पर बैठा चौकीदार। अक्सर हंसते हुए कहता था वह, अक्सर हंसते हुए कहता था वह, मुंशी जी हर काम कलेजे से करते हैं। वह छींकना हो या लड़ना हो मुकदमा, तबीयत में आने नहीं देते कोई भेद, तबीयत में आने नहीं देते कोई भेद। वैसे छींकते तो मेरे नाना भी थे, और मेरा पड़ोसी भी छींकता है दम लगाकर। वैसे छींकते तो मेरे नाना भी थे, और मेरा पड़ोसी भी छींकता है दम लगाकर, और पड़ोसी का पड़ोसी भी कम नहीं है छींकने में। जाहिर है मेरे इस जुकाम में कोई नयापन नहीं है कहीं से भी, जाहिर है मेरे इस जुकाम में कोई नयापन नहीं है कहीं से भी। बस इसके अलावा कि इस समय नाक मेरी लाल है, और गले में बर्छियां न पड़ोसी के चल रही हैं न मेरे किसी पूर्वज के। गले में बर्छियां न पड़ोसी के चल रही हैं न मेरे किसी पूर्वज के। आज रात जगूंगा मैं ही अकेले चांद के साथ साथ, आज रात जगूंगा मैं ही अकेले चांद के साथ साथ। यह कविता भी सो जाएगी थोड़ी देर के लिए, आज तारे भी नहीं उतरेंगे नापने मेरा बुखार। और यह जो चल रही है पुरवाई लोगों में भरती हुई उन्माद, रात भर तोड़ेगी मुझे, रात भर तोड़ेगी मुझे। मेरे एक करवट बबूल है दूसरे करवट भटकोइया, मेरे एक करवट बबूल है दूसरे करवट भटकोइया। इस समय लिखते हुए यह दुख मेरी कलम स्याही, इस समय लिखते हुए यह दुख मेरी कलम उगल रही है स्याही, और मेरी आंखों से लगातार गिर रहा है गर्म पानी। ओ फर्नांडो, एक एस्प्रिन मुझे भी दे दो, ओ फर्नांडो, एक एस्प्रिन मुझे भी दे दो। तो ये कविता है, और ये कविता मुझे बहुत प्रिय है। सुनाता हूं मैं। सूरज को अंगूठा, जिस कविता के नाम पर इस संग्रह का नाम ही रखा गया। कुछ रास्ते पराजय के दिनों की याद दिलाते हैं, कुछ संशय भरे दिनों की, कुछ रास्ते पराजय के दिनों की याद दिलाते हैं, कुछ संशय भरे दिनों की। एक दिन किसी रास्ते पर चलते हुए अचानक याद आता है वह सहयात्री जो अंधेरे में चमका था जुगनू की तरह,
जो अंधेरे में चमका था जुगनू की तरह, जब रास्ते याद आते हैं वे बसें भी याद आती हैं, जो परियों की तरह ले गईं स्वप्न की दिशा में। जो परियों की तरह ले गईं स्वप्न की दिशा में, जिन्होंने खूब सहे हमारी नींद के झटके, पर कभी की नहीं कोई शिकायत। उन्होंने हमारा दुख सहा सगी बहनों की तरह। उन्होंने हमारा दुख सहा सगी बहनों की तरह, और दौड़ी जहां तक संभव हुआ हमारे सुख की प्रत्याशा में। अभी जिन रास्तों पर बची हैं पराजय की स्मृतियां, अभी जिन रास्तों पर बची हैं पराजय की स्मृतियां, उन पर किसी दिन किसी बस से गुजरते हुए लोगों को दिखेंगे कुछ बच्चे लाल गुद्दे वाले अमरूद खाते हुए, ठहाका लगाते हुए, पूर्वजों के पराजय के इतिहास को धांगते हुए, माथे पर चढ़ आए सूरज को अंगूठा दिखाते हुए। ये मुझे लगता था। और फिर एक और कविता पढ़ के, एक प्रेम कविता पढ़ता हूं मैं। पूर्ण इच्छाएं अधूरी इच्छाएं। पूर्ण इच्छाएं धीरे से छुड़ा लेती हैं दामन, अधूरी इच्छाएं परछाई की तरह लगी रहती हैं साथ। पूर्ण इच्छाएं धीरे से छुड़ा लेती हैं दामन, अधूरी इच्छाएं परछाई की तरह लगी रहती हैं साथ। वे कभी होने नहीं देती अकेला, जब सब छोड़ जाते हैं बारी बारी, जब मन भागने लगता है जाड़े की नरम धूप से भी, जब दूर तक दिखता है उजाड़ ही उजाड़, जब आंखों में नींद होती भी है और नहीं भी, जब पछुआ में भी उभरने लगता है देह का दर्द, तब अधूरी इच्छाएं धीरे से थाम लेती हैं दामन। तब अधूरी इच्छाएं धीरे से थाम लेती हैं दामन। पूर्ण इच्छाएं बस पत्थर है मील का, अधूरी इच्छाएं सहचर है मंजिल की। अधूरी इच्छाएं सहचर है मंजिल की। और आ, एक प्रेम कविता पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि YouTube पर सुनने वाले हर आयु वर्ग के लोग होते हैं, और अलग अलग चीजों में उनकी रुचि होती है, उसका स्वाद लेते हैं वे। रुकना। समय रुकता तो पोखर का पानी हो जाता, तुम रुकती तो जीवन आकाश हो जाता। समय रुकता तो पोखर का पानी हो जाता, तुम रुकती तो जीवन आकाश हो जाता। हम दोनों साथ होते तो जीवन का छोर नहीं सिर्फ और दिखता। लोग थक जाते ताकते ताकते, सिर्फ खुशियों का जलधि विशाल दिखता, हंसी का उजास दिखता। पर न समय रुका न तुम, बस मैं ही रुका रहा स्मृतियों के घाट पर। बस मैं ही रुका रहा स्मृतियों के घाट पर, अजूरी में जल संभाले। बस मैं ही रुका रहा स्मृतियों के घाट पर, अजूरी में जल संभाले। तो आ, ये मुझे लगा कि आज मुझे पढ़ना चाहिए। एक कविता है, थोड़ी सी मतलब लंबी है, बहुत नहीं। आ, लेकिन आज इस मंच पर मुझे लगता है कि इस कविता को पढ़ना ही चाहिए मुझे। चुप्पी का समाज शास्त्र। उम्मीद थी मिलोगे तुम इलाहाबाद में, पर नहीं मिले। गोरखपुर में भी ढूंढा पर नहीं मिले। उम्मीद थी मिलोगे तुम इलाहाबाद में, पर नहीं मिले। गोरखपुर में भी ढूंढा पर नहीं मिले। ढूंढा बनारस जौनपुर अयोध्या उज्जैन मथुरा वृंदावन हरिद्वार, तुम नहीं मिले। किसी ने कहा तुम मिल सकते हो ओरछा में, मैं वहां भी गया पर तुम कहीं नहीं दिखे। मैंने बेतवा के पारदर्शी जल में बार बार देखा, आंखें डुबो कर देखा, तुम नहीं दिखे। तुम नहीं दिखे गढ़कुंडार के खंडहर में भी। तुम नहीं दिखे गढ़कुंडार के खंडहर में भी। मैं भटकता रहा बार बार लौटता रहा, तुमको खोज कर अपने अंधेरे में।
तुमको खोज कर अपने अंधेरे में, न जाने तुम किस चिड़िया के खाली खोते में, सब भूल भाल, सब छोड़ छाड़ अलख जगाए बैठे हो। ताकता हूं हर दिशा में, बारी बारी चारों ओर सब चमाचम है। कभी धूप, कभी बदरी, कभी ठंडी हवा, कभी लू, सब कुछ अपनी गति से चल रहा है। लोग भी खूब हैं धरती पर, एक नहीं दिख रहा, इस ओर कहाँ ध्यान है किसी का। लोग भी खूब हैं धरती पर, एक नहीं दिख रहा, इस ओर कहाँ ध्यान है किसी का। पैसा पैसा पैसा, पद प्रभाव पैसा, यही आचरण, दर्शन यही समय का। देखो ना बहक गया मैं भी, देखो ना बहक गया मैं भी, अभी तो खोजने निकलना है तुमको। और मैं हूं कि बताने लगा दुनिया का चाल चलन। पर किसे फुर्सत है जो सुने मेरा अगड़म बगड़म। किसी को क्या दिलचस्पी है इस बात में कि दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर देवरिया जिले के एक गांव में सिर्फ 1 कट्ठे जमीन के लिए हो रहा है खून खराबा पिछले कई वर्षों से। इन दिनों लोगों की समाचारों में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। वे चिंतित हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, उन्हें चिंता है अपने जान माल की, इज्जत आबरू की। पर कोई नहीं सोच रहा उन स्त्रियों की रक्षा और सम्मान के बारे में। पर कोई नहीं सोच रहा उन स्त्रियों की रक्षा और सम्मान के बारे में जिनसे संभव है इस जीवन में कभी कोई मुलाकात न हो, जिनसे संभव है इस जीवन में कभी कोई मुलाकात न हो। हमारे समय में निजता इतना बड़ा मूल्य है कि कोई बाहर ही नहीं निकलना चाहता उसके दायरे से। हमारे समय में निजता इतना बड़ा मूल्य है कि कोई बाहर ही नहीं निकलना चाहता उसके दायरे से। वरना क्यों होता कि आजाद घूमते बलात्कारी, दलितों आदिवासियों के हत्यारे, शासन करते किसानों के अपराधी सब चुप हैं, अपनी अपनी चुप्पी में अपना भला ढूंढते। सबने आशय ढूंढ लिया है जनतंत्र का अपनी अपनी चुप्पी में। हमारे समय में जितना आसान है उतना ही कठिन चुप्पी का भास। हमारे समय में जितना आसान है उतना ही कठिन चुप्पी का भाष्य। बहुत तेजी से बदल रहा है परिदृश्य, बहुत तेजी से बदल रहे हैं निहितार्थ। वह दिन दूर नहीं जब चुप्पी स्वीकृत हो जाएगी एक धर्मनिरपेक्ष धार्मिक आचरण में। पर तुम कहाँ हो, पर तुम कहाँ हो मथुरा में, अजमेर में, यरूशलेम में, मक्का मदीना में, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाती किसी ट्रेन में, अमेरिकी राष्ट्रपति के घर में। कहीं तो नहीं हो। तुम ईश्वर भी नहीं हो किसी धर्म के जो हम स्वीकार लें तुम्हारी अदृश्यता। तुम्हें बाहर खोजता हूं, भीतर डूबता हूं, सूझ गई हैं आंखें आत्मा की। नींद बार बार पटकती है पुतलियों को, नींद बार बार पटकती है पुतलियों को। शिथिल होता है तन मन नयन, पर जानता हूं यदि सो गया तो फिर उठना नहीं होगा। और मुझे तो खोजना है तुम्हें, और मुझे तो खोजना है तुम्हें, इसीलिए हार कर बैठूंगा नहीं इस बार। नहीं होने दूंगा तिरोहित अपनी उम्मीद को। मैं जानता हूं, खूब अच्छी तरह जानता हूं, एक दिन मिलोगे तुम, जरूर मिलोगे। तुम्हारे बिना होना बिन पुतलियों की आंख होना है, तुम्हारे बिन होना बिन पुतलियों की आंख होना है। तो मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत एक और कविता पढ़ें आप। एक कविता और पढ़ें, अच्छा। हाँ। एक कविता और मैं पढ़ता हूँ कि आ, ये बेटियों पर मेरा एक पूरा संग्रह ही है। आ, तो उसमें से एक कविता मैं पढ़ता हूँ। ओ मेरी बेटियों याद रखना, हम्म। आओ बैठो मेरी गोदी में,
झूलो मेरी बाहों में ओ मेरी बेटियों, तुम लोगों के आने के बाद शायद मनुष्य होने लगा हूं, तुम लोगों की हंसी में हंसने लगा हूं। आओ बैठो मेरी गोदी में, झूलो मेरी बाहों में ओ मेरी बेटियों, तुम लोगों के आने के बाद शायद मनुष्य होने लगा हूं, तुम लोगों की हंसी में हंसने लगा हूं। तुम लोग नहीं जानती, तुम लोगों की जिह्वा पर विराजती पवित्रता और होठों की हंसी हमारे जीवन में, हमारे समय में जीवन की आशा है। तुम लोग नहीं जानती, तुम लोगों की जिह्वा पर विराजती पवित्रता और होठों की हंसी हमारे समय में जीवन की आशा है। उम्र की तिजहरी में यदि घेरने लगे उदासी चारों ओर से, उम्र की तिजहरी में यदि घेरने लगे उदासी चारों ओर से, तब भी कोशिश करना हंसते रहने की। तुम लोगों के खिलखिलाने में बचा रहेगा जीवन, बचा रहेगा मेरा विश्वास ओ मेरी बेटियों। जब जाना यह घर छोड़कर मेरी आंखों के आंसू मत पोंछना, डरना भी मत, इन्हीं आंसुओं में झलकेंगी मेरी छोटी छोटी बेटियां, मेरी मुझसे बड़ी बेटियां, मेरी छाती पर खेलती मेरी बेटियां। ओ मेरी बेटियों याद रखना, ओ मेरी बेटियों याद रखना, यदि जीवन में दुख का आलाप दीर्घ होने लगे, तब भी परछाइयों के पीछे पीछे मत भागना। ओ मेरी बेटियों याद रखना, यदि जीवन में दुख का आलाप दीर्घ होने लगे, तब भी परछाइयों के पीछे पीछे मत भागना। डरना नहीं किसी आईने से, डरना नहीं किसी आईने से ओ मेरी बेटियों, मेरी आंख की पुतलियों। न डरना न हारना, लड़ना समय से, न डरना न हारना, लड़ना समय से ओ मेरी बेटियों याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिथिलेश जी, आपका लिखावट का, और इन तमाम मित्रों का जो अभी यहाँ जुड़े, और उन हजारों मित्रों का भी जो बाद में यूट्यूब पर इसे सुनेंगे। तो जितेंद्र जी, मैं एक कमर्शियल ब्रेक लेता हूँ जी ये सूचना देने के लिए कि मेरा नया संग्रह औरत ही रोती है पहले, वाह, वो अब आने ही वाला है। बहुत बधाई और बहुत बधाई। शुक्रिया। और तमाम मित्रों को मैं बताना चाहता हूँ कि उसका ब्लर्ब जितेंद्र जी ने ही लिखा है, तो आप लोगों को सूचना मिलेगी। दूसरी बात ये कहना है कि लिखावट के यूट्यूब को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा ताकि लिखावट की खबरें मिलती रहें। जितेंद्र जी से हम लोग एक कवि के रूप में तो जानते ही हैं एक दूसरे को, हम लोग मित्र हैं, और उन दिनों से मित्र हैं जब जितेंद्र जी जेएनयू में थे। मैं जेएनयू का छात्र तो नहीं रहा हूँ, मैं तो पटना से ही पढ़ाई लिखाई करके दिल्ली जी आया, लेकिन जेएनयू आना जाना लगा रहता था, और वहाँ जाना एक बड़ा आनंद की अनुभूति होती थी। और जितेंद्र जी और इनके बैचमेट या इनसे बाद के लोग, इन लोगों से मिल के लगता था कि एक 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 रचना, एक दुनिया जेएनयू के भीतर, एक ऐसी दुनिया है जिसकी चाहत हमें है और होनी चाहिए। वैसी दुनिया, उस दुनिया को आज बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। उस दुनिया को हमने देखा है, और उस दुनिया से जितेंद्र जी और तमाम लोग वहाँ से आए हैं और इस देश को अपना योगदान दे रहे हैं। देश को, जितेंद्र जी को आप लोगों ने, आप लोग तो रोज मिलते हैं, उनसे सीधे संवाद करते हैं, तो ये वहाँ का एक जेएनयू का एक संस्कार है जो जितेंद्र जी लेके आए। तमकुही कोठी का मैदान,
आप देखें कि कैसे एक उपनिवेश संस्कृति एक भारतीय लोकतांत्रिक में बदलती है, लेकिन लोकतांत्रिक होते हुए भी उपनिवेश की जो जड़ताएं हैं वो कैसे हमारे बीच रह गई हैं, हमारे व्यवहार में, हमारे मन में। ये तमको ही कोठी का मैदान, अब वो मैदान भी गायब है। जो एक उपनिवेश का औपनिवेशिक प्रतीक जो रहा वो गायब है, बदल तो गया लेकिन वो गायब है। तो हमें निजात तो नहीं है, हमें शांति तो नहीं है जब हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं होगा, अगर फ्रीडम ऑफ लाइफ नहीं होगा, अपने बचे रहने के लिए जो जरूरी चीजें हैं अगर वही हमें नहीं मिले, हम उनसे महरूम कर दिए जाएं, तो फिर एक संकट की घड़ी है। और वो संकट जितेंद्र जी की कविताओं में शुरू से लेकर आखिर तक जितनी भी कविताएं आज हम लोगों ने सुनी वो संकट है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि आपकी चुप्पी आपको नष्ट कर देगी, और वो चुप्पी का वही समाज शास्त्र है। लोग जो निजाम है वो चाहता है कि हम चुप रहें, तो वो चुप्पी तो हमें नष्ट करेगी। जैसे हम सपने नहीं देखें तो हम नष्ट हो जाते हैं, किताबें नहीं पढ़ें तो नष्ट हो जाती हैं, ना बोलें तब तो बिल्कुल ही, जिसको हम लोग भोजपुरी में बागड़ कहते हैं। जी जी, बागड़ बिल्ला लोग बोलते हैं। तो हम चाहता है, निजाम चाहता है कि लोग बागड़ हो जाएं, लोग चुप हो जाएं। इस चुप्पी के समाज शास्त्र को देखते हुए एक विष्णु खरे की कविता भी याद आती है, जिसमें नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी याद आ जाएगा, जिसमें अकबर एक घर बनवाता है जी और जी, उसको उस कविता का वो है क्या कहते हैं, मैंने उस कविता पर लिखा भी है, जब मैंने खरे जी पर अभी एक हाँ लेख लिखा, लंबा लेख लिखा, तो हाँ वो क्या कहते हैं, जी जी जी, बोले आप, बोले आप, बोले। हाँ, वो आ जाएगा, अभी ध्यान में आ हम्म, जाएगा। तो हम्म, तो उसमें एक कहानी है, वो कविता एक कहानी है कि लोग आपस में, जो विद्वान लोग हैं, जो जो धर्म के लोग हैं, धर्म हम्म, गुरु हैं, जी जी वो जी जी, आपस में डिबेट करते हैं कि ये अल्लाह की भाषा क्या होगी, भगवान की भाषा क्या होगी। तो गुंग अकबर महल नाम कहता है है कि उसका। ठीक है, वह गुंग गुंग महल, गुंग महल, हाँ गुंग महल नाम गुंग है महल, कविता। जी जी हाँ जी। गुंग महल। तो वो बिल्कुल एकदम से अभी अभी जन्मे बच्चों को लेके, वो अद्भुत कविता है। अलग अलग कौम के बच्चों को लेके एक महल में वो रख देता है और कहता है कि यहाँ कोई बोलेगा नहीं। जो लोग बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, जो लोग बच्चों को खिला पिला रहे हैं, वो भी नहीं बोलेंगे, जी कोई जी नहीं बोलेगा। और जब बच्चे बोलने की उम्र में आते हैं तो उनके मुंह से सियार की बोली निकल रही है, माने वो बोलियां निकल रही हैं जो बाहर से जानवरों की बोलियां उन्होंने सुनी और वही बोली वो बोलते हैं। और जब अकबर ने आके देखा, चलते हैं देखते हैं कि क्या हुआ बच्चों का। जी जी और जब जी। बच्चों को इस तरह से गूंगे होते हुए, बहरे होते हुए, पागल होते हुए अकबर ने देखा तो कहा कि तोड़ दो इस महल को और बच्चों को उनके माता पिताओं को लौटा दो। तो चुप्पी का समाज शास्त्र, देखिए हम लोग तो, अब हम लोग सचेत हो गए हैं अपनी अपनी बेटियों
की परवरिश में कोशिश करते हैं कि बेटियां समर्थ हों, लेकिन मैं तो मानता हूँ, और जो कि जितेंद्र जी की कविता है, कि अंत में बेटियां ही काम आती हैं। बेटियों ने पता नहीं, वो प्रकृति ही उनको ये चीज देती है। जितना माँ बाप का ध्यान बेटियां रखती हैं, इस समाज का बिल्कुल ध्यान बेटियां रखती हैं, कोई नहीं रखता है। तो मुझे लगता है कि आज हमने जितेंद्र जी की कविताएं सुनी। थोड़ी देर के बाद ये YouTube पर आ जाएगा, आप लोग वहां भी सुने। आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस वीडियो को डाल दें। लिखावट के YouTube, लिखावट दिल्ली को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी कई लोगों ने कमेंट्स भी जितेंद्र जी लिखे हैं, जी 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 वो भी मैं उसमें डाल दूंगा। जी 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 हैं? ये शिवदत्त ने लिखा है, और भी कमेंट्स लोगों ने, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। तो आज ये कविता पाठ अब हम लोग यही समाप्त करते हैं, और प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव को लिखावट की ओर से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए। और हमें ये कोशिश तो करनी ही है कि कविता बची रहे, बची ही बिल्कुल नहीं रहे, कविता लोगों तक जाए, जाए जाए जाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोगों तक जाए। क्योंकि मैंने पाया है कि लोगों को अगर कविता मिलती है तो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उन्हें हमें थोड़ा लोगों को के बीच कविता ले जाना होगा। और कविता तो आप समझ लीजिए सरकारों के लिए बहुत खतरनाक वेपन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको रास सरकारें नहीं है। बहुत डरती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और